हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो इस तरह था कि हम लोगों ने ये देखा कि कार्सिग्नलिंग का काम क्या होता है। कार्सिग्नलिंग बच्चों आपके पैराथायराइड हार्मोन की ऑपोजिट होती है। ये ब्लड के अंदर से कैल्शियम के लेवल को कम करती है, ये बोन डिसॉर्प्शन को कम करती होती है। ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर आपके बैलेंस करते हैं कैल्शियम का। साथ में पैराकोलिकुलर जो सेल्स होते हैं उधर से ये कार्सिग्नलिंग जो होते हैं C43 सेल्स होती है, उधर से रिलीज हो रही होती है। जो आपका कैल्शियम होता है से बात करते हैं तो तीन तरह का जो कैल्शियम होता है वो आपको मिल सकता होता है। एक होता है जनाब आपका फ्री कैल्शियम जो कि 45% होता है। एक होता है आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक हो गया, जो मोस्टली एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता होता है। जो आयोनाइज्ड होता है वो फ्री होता है। एक होता है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने वाला जो 40% होता है, और 15% जो होता है आपके एनाइन के साथ बाइंड किया होता है ये कैल्शियम ने। और इसके बाद आपने कहना है कि हाई पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो कैल्शियम होगा वो आपके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा। जितना एल्ब्यूमिन के साथ कैल्शियम बाइंड करेगा उतना फ्री कैल्शियम कम होगा। जितना फ्री कैल्शियम कम होगा इसके नतीजे में आपको हाइपोकाल्सीमिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कार्बोपेडल स्पाज्म हो सकता है, कैटनी के फीचर्स हो सकते हैं, ये देखते होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि एक पेशेंट आपके पास है जिसके अंदर जनाब पीएच कम है, पीएच कम होगी जनाब आपके कैल्शियम एल्ब्यूमिन के साथ कम बाइंड करेगी, जिसकी वजह से जनाब आपको जो पेशेंट होगा उसके अंदर हाइपरकाल्सीमिया देखोगे। जितना आप हाइपरकाल्सीमिया देखोगे आपका पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा और कार्सिग्नलिन का लेवल ज्यादा होगा। ये एमसीक्यू इसके साथ रिलेटेड आ सकता होता है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब आपका एक तरह का जो एड्रीनल ग्लैंड होता है वो जनाब आपका सुप्रारेनल होता है, किडनी के ऊपर पाया जाता होता है। इसके दो लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स को हम जब देखते हैं तो तीन लेयर्स होती हैं, ज़ोना कोलोमेरुला, पैसिव और रेटिकुलारिस। इसके आगे हम तीन देखते हैं, एंड्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से आपके एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से आपके एक तरह के कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, और आपका जो एंड्रोजन होता है उधर से आपका डीहाइड्रोएस्टिनोन की प्रोडक्शन होती है। अगर हम देखें कि इसको जो स्टिमुलेट करता है वो कौन-कौन सी चीजें करती है, तो आप लोगों ने कहना है कि आपका जो एल्डोस्टेरोन होता है उसको एंजियोटेंसिन 2 कर रहा होता है, बाकी जो दोनों होते हैं उसको मिनरली वैसे ये सारी सबको वो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फिर एसीटीएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, लेकिन एल्डोस्टेरोन भी इसके साथ आपका हेल्प करता होता है। किधर आपके एल्डोस्टेरोन को जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो उधर हेल्प कर रहा होता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने कहना कि जब हम एड्रीनल मेडुला के अंदर आते हैं वहां पर आपके क्रोमाटिन सेल्स होते हैं, क्रोमाटिन सेल्स को 3 सिंथेटिक गैंग्लियंस होते हैं, वो मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से आपका T3 और जिसकी वजह से जनाब आपका एक तरह का एड्रीनलिन जो होता है वो नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या कैटाकोलामिन की जो सिंथेसिस होती है वो हम लोगों को देखने को मिलती होती है। इसके बाद आपने कहना होता है कि जैसे मैंने कहा कि एड्रीनल कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है, आपको पता है कि सीएस से एसीटीएच, एसीटीएच से आपका एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड से आपके कोर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप देखो तो कोर्टिसोल का काम होता है, कोर्टिसोल का काम होता है आपकी एपेटाइट को ज्यादा करना, उसके बाद होता है अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना, जिसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो होगा डायस्टोलिक बहुत ज्यादा होगा, और इसके साथ साथ आपके कार्डियक आउटपुट को ज्यादा करना, यानी कि आपके हार्ट रेट को ज्यादा करना, आपकी कंट्रैक्शन को ज्यादा करना विद हेल्प ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द कैल्शियम एंड विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसके साथ साथ ये क्या काम करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर होती है उसको वो निकालता नहीं है बल्कि सेल के अंदर लेकर ही जाता है, ग्लूकोज सेल के ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया देखते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हो आप, और इसके साथ साथ आपने ये कहना लिपोलाइसिस होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीनलाइसिस करवाता है, ग्लूकोलियोजेनेसिस के प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा करवाता है, ग्लाइकोलिनोलाइसिस के प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा करवाता है, फिब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को कम करता है, वुंड हीलिंग कम करवाता है, कोलाजन की सिंथेसिस कम करवाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रूजेस बनते होते हैं, स्ट्राया बनते हैं, जिसके अंदर मेनली आप देखते हो आपकी इम्यूनिटी कम करता है, डब्ल्यूबीसी को जो रिलीजन उसको कम करता है, इंटरलीजन जो 2 होता है उसकी सिंथेसिस को कम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है। अगर आप बाहर से स्टेरॉइड बार-बार दिए जा रहे हो जिसकी वजह से रीएक्टिवेशन ऑफ द टीबी और कैंडिडियासिस होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके हाई होते हैं। अब इसके बाद आपने देखना होता है कि हां जी जनाब अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम को देखने के लिए आपने देखना है कि एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंट है या एसीटीएच के ऊपर इंडिपेंडेंट है। जब हम देखेंगे कि हां जी जनाब ये एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एसीटीएच के ऊपर डिपेंडेंट जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर आपने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल जो पिट्यूटरी डिजीज के पिट्यूटरी प्रॉब्लम है या लंग्स के अंदर इशू है, यानी कि कोई पैरानेफ्राइटिस सिंड्रोम या एक्टोपिक प्रोडक्शन तो नहीं होगी, तो इसके अंदर सबसे अगर आपने पूछा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम ऐसे होता है तो आपने एक्सोजीनस, ठीक है, आप बाहर से ले रहे हो, तो जब बच्चों आप बाहर से आपका एक्सोजीनस ले रहे होते हो तो इसके अंदर जनाब आपका एसीटीएच की प्रोडक्शन अंदर से जो होती है वो कम हो जाती है, एसीटीएच की प्रोडक्शन भी कम होती है, सीएनएच की प्रोडक्शन भी कम होती है, ये आपने याद करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, इसे एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो उससे कोर्टिसोल की प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रही है, यही कोर्टिसोल क्या करेगा वो एसीटीएच को जाके इन्हिबिट कर देगा,
लेकिन इसके नतीजे में एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, उसका जो ऑपोजिट एड्रेनल ग्लैंड होता है वो साइज में श्रिंक हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा है, एसीटीएच का लेवल कम है और साथ जो साइज वाला जो एड्रेनल ग्लैंड है वो श्रिंक हो चुका है। तीसरे नंबर पे ऊपर हम जो कुशिंग सिंड्रोम देखते होते हैं वो किस वजह से देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है जिसके अंदर मेनली कुशिंग डिजीज होती है, कुशिंग ब्रेन के अंदर ट्यूमर होगी जिसके अंदर जनाब आपका एसीटीएच का लेवल ज्यादा होगा, कोर्टिसोल का लेवल भी ज्यादा होगा। उसके बाद आता है आपका पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से हम ये देखते होते हैं कि जब लंग्स के अंदर ट्यूमर है वो जनाब आपका एसीटीएच लाइकोपेप्टाइड्स जो वो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, जब एसीटीएच लाइकोपेप्टाइड्स जो वो ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा तो इसके नतीजे में जनाब आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा। अब हमने कहना कि ये एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है या डिपेंडेंट। जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसके नतीजे में एक्सोजेनस कॉज हो सकता है नंबर 1, नंबर 2 हो सकता है एड्रेनल ग्लैंड। अगर एड्रेनल ग्लैंड होगा हम सीधा सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन के अंदर हमको पता चल जाएगा कि भाई मसला क्या है। दूसरे नंबर पर हम जो देखते हो तो एसीटीएच डिपेंडेंट है। एसीटीएच डिपेंडेंट को देखने के लिए हम सबसे पहले जो करेंगे हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के ऊपर जनाब आपका कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो गया तो हम कहेंगे पिट्यूटरी प्रॉब्लम यानी कि कुशिंग डिजीज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों ने कहना पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है। एक ये तरीका। दूसरा जो होता है वो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट का काम करता होता है कि वो जनाब आपकी एसीटीएच की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। अगर कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट के बाद आपकी एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और उसके बाद कोर्टिसोल की प्रोडक्शन भी ज्यादा है तो आपने कहना ये कुशिंग डिजीज है। लेकिन अगर इफेक्ट ना पड़े तो आपने क्या कहना कि ये कुशिंग डिजीज नहीं है बल्कि ये क्या कुशिंग सिंड्रोम है जो कि लंग्स की वजह से जो कि पैरान्यूप्लास्टिक जो कि एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही है। अब देखें आप लोगों ने देखा ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपने इसका जो इलाज होता है वो भी उसके लिहाज से देखना होता है। जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम के साथ आता है तो उसके अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसके अंदर खून की सही तरह नहीं होगा, बुफालो हम्स होगा, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, स्ट्राया उसके अंदर होंगे। ये सारे फीचर्स हमको देखने को मिलते होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेल्सन आपका एक सिंड्रोम होता है, वो क्या होता है। देखो बच्चे जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक पेशेंट है जिसके अंदर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है, आपने उसकी सर्जरी कर दी। जब आपने एड्रेनल ग्लैंड की सर्जरी की तो क्या होगा, कोर्टिसोल पैदा नहीं होगा। जब कोर्टिसोल पैदा नहीं होगा तो एसीटीएच को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा जिसकी वजह से आपका एसीटीएच बहुत ज्यादा पैदा होता रहेगा, जिसकी वजह से एसीटीएच साइज में बढ़ जाएगा। ये आपको ऑप्टिक प्लाज्मा को कंप्रेस करेगा। जब आपके ऑप्टिक प्लाज्मा कंप्रेस होगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका बाइपोलर हेमियोपिया विजुअल प्रॉब्लम हो। जब आपका एसीटीएच लेवल ज्यादा होगा तो एमएसएच का लेवल भी ज्यादा होगा और जब एमएसएच का लेवल ज्यादा होगा तो इस वजह से हम हाइपरपिगमेंटेशन देखते हैं। उसके बाद आता है जनाब आपका एड्रेनल इनसफिशिएंसी जिसके अंदर आपका एड्रेनल ग्लैंड की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले हमने देखना है कि प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी क्या होता है। अगर देखा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है तो आपने कहना होता है कि हां यूएसए के अंदर तो आपने कहना है कि ये क्या एक तरह का हार्टोव्यू है, पाकिस्तान के अंदर है आपने कहना टीबी है, आपने कहना कि सडन है तो आपने कहना कि हां जो एक्यूट ऑनसेट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, बीआईसी हो सकता है, सेप्टिसिमिया हो सकता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है जो कि आपके पास आएगा। इसके अंदर आपने कहना कि एड्रेनल ग्लैंड पैदा नहीं करता किसी भी तरह का आपका हार्मोन जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल कम, कोर्टिसोल का लेवल कम, डीएचई एंड्रोजन का लेवल कम। जब इनका लेवल कम होगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो इसकी वजह से सोडियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर कम होगा, हाइपरकालेमिया होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी और इसके साथ बंदे को साल्ट क्रेविंग होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ऐसी फीलिंग्स होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये फीलिंग्स होंगी। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि जब ये पेशेंट आपके पास आता है कि हां जी जब प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी के अंदर आपका एसीटीएच का लेवल तो बढ़ रहा है, ठीक है, जब एसीटीएच का लेवल ज्यादा होगा तो साथ आपका क्या होगा, एक तरह का एमएसएच का लेवल भी ज्यादा होगा। तो आपने कहना कि प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी के अंदर एसीटीएच का लेवल भी ज्यादा, एमएसएच का लेवल भी ज्यादा, हाइपरपिगमेंटेशन आप देखोगे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। लेकिन सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी के अंदर क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से जनाब आपका ना एसीटीएच पैदा होगा, ना एमएसएच पैदा होगा, ना हाइपरपिगमेंटेशन देखोगे, ना आगे कुछ हो रहा होगा। तो हमने ये कहना है कि सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी के अंदर जब भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा तो आपने ये बात नोट करनी है कि उसके अंदर एसीटीएच का लेवल भी कम है, उसके अंदर एमएसएच का लेवल भी कम है, उसके अंदर एल्डोस्टेरोन का, उसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल भी कम है। लेकिन एल्डोस्टेरोन के लेवल के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि उसको रास मैकेनिज्म स्टिमुलेट कर रहा होता था। जब रास मैकेनिज्म स्टिमुलेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन आकर जनाब उसको एक तरफ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये आपने याद रखना है। टर्शरी के अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, यानी कि कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती। तीन नंबर पे थायराइड का, जब हम थायराइड की बात करते हैं